दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 24,31,558 हो गई है। उसमें सक्रिय मामलों की संख्या 6,57,723 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 17,25,834 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 47,527 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 5,48,313 मामले हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 3,20,355 मामले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 2,64,142 मामले और कर्नाटक में 1,96,494 मामले, जबकि दिल्ली में 1,49,460 मामले हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 1,40,775 मामले, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,04,326 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि लाल किले पर तिरंगा लहराने का इस बार दिलचस्प रिकॉर्ड बनाएंगे नरेंद्र मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रतीक लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2020 को जब तिरंगा लहराएंगे तो राजनीतिक इतिहास का एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बनाएंगे। मोदी लगातार 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे और इसी के साथ सबसे अधिक बार ये सौभाग्य हासिल करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में वे चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी इस उपलब्धि में दूसरे नंबर पर और मनमोहन सिंह तीसरे नंबर पर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आजादी के बाद से अब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा लहराने वाले प्रधानमंत्रियों की दिलचस्प दास्तान में पीएम बने तमाम नेताओं को कम या अधिक ये सौभाग्य हासिल हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा दो ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जिन्हें लाल किले पर तिरंगा लहराने का मौका ही नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जब 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे तो वे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के रूप में 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि महामारी को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर तंज, कहा कि संभली हुई स्थिति ये है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर से तंज कसा है। इस पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगातार बढ़ रहे महामारी मामलों को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी एक ग्राफ को शेयर करते हुए पूछा कि अगर ये पीएम मोदी की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को भी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की ओर से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट की आशंका जताए जाने को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर कटाक्ष किया था। उन्होंने नारायण मूर्ति के बयान वाली एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया था कि मोदी है तो मुमकिन है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि आने वाला है गूगल का जबरदस्त फीचर, भूकंप आने से पहले ही मिल जाएगी पूरी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि भूकंप जैसी नेचुरल डिजास्टर दुर्भाग्य से दुनिया भर में एक आम घटना बन गया है, जिसमें कि कोई भी संभावित चेतावनी लोगों के जीवन को बचाने में एक बड़ी वजह बन सकती है। इसी बीच गूगल ने एंड्रॉइड फोन पर एक सुविधा शुरू कर रहा है जो वास्तव में ऐसा कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि गूगल ने मंगलवार को एक घोषणा की कि वे एंड्रॉइड फोन पर भूकंप के अलर्ट सिस्टम को रोल आउट करने की योजना बना रहे हैं। ये सिस्टम सबसे पहले कैलिफोर्निया में तैनात होगा, जिसके जरिए भूकंप आने से पहले लोगों को कुछ सेकंड पहले ही अलर्ट मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि गूगल की नई सिस्टम का लाभ ये है कि इसे एक ऐप की इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है और अगर आप नए प्रोग्राम का ऑप्शन चुनते हैं तो आपका एंड्रॉइड फोन एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम के हिस्से के रूप में एक मिनी सिस्मोमीटर बन जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऐसे करें आवेदन, जानिए शर्तें और कितनी होगी फीस। दोस्तों आपको बता दें कि आधार और पैन कार्ड की तरह राशन कार्ड भी देश के नागरिकों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस कार्ड की मदद से आम जनता को जहां एक ओर राशन मिलता है, वहीं दूसरी ओर ये पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो हम आपको बताएंगे कि ये मोबाइल के जरिए आसानी से कैसे बनता है। अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो अब आप घर बैठे ही इसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट भी शुरू कर दी गई है। आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और राशन कार्ड 2 तरीके का बनता है। आपको बता दें कि इस समय देश में 2 कैटेगरी के राशन कार्ड होते हैं, एक बीपीएल कैटेगरी और दूसरा बिना बीपीएल कैटेगरी का। आय के हिसाब से आप इसको चुन सकते हैं कि कौन से राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है।
आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपने संबंधित राज्य की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की फीस देनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की पुष्टि करता है। आपको बता दें कि ये जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर ही राशन कार्ड जारी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो अब आप इसे आसानी से बनवा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि भारत में फिर से होगी टिकटॉक की एंट्री, रिलायंस खरीद सकता है कारोबार। दोस्तों आपको बता दें कि देश में युवाओं के पसंदीदा चाइनीज ऐप टिकटॉक की एक बार फिर से एंट्री हो सकती है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक के भारतीय कारोबार को खरीद सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी बाइटडांस और मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी सौदे पर नहीं पहुंची है। रिलायंस और टिकटॉक की ओर से अब तक मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपको बता दें कि बीते जुलाई महीने में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि टिकटॉक भारत में दोबारा से एंट्री करे? इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि महज 6 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से जम्मू का सफर। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी यात्रा में अब पूरे 6 घंटे की बचत होगी। आपको बता दें कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम अब शुरू हो गया है और ये काम अगले 3 सालों में यानी कि 2023 तक पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद लोग ट्रेन या हवाई यात्रा करने के बजाय सड़क से यात्रा करना ज्यादा पसंद करेंगे। आपको बता दें कि एक्सप्रेस कॉरिडोर माता वैष्णो देवी जाने वालों के लिए कटरा और पवित्र शहर अमृतसर को भी जोड़ने का काम करेगा। ये एक्सप्रेसवे कठुआ, जम्मू, जालंधर, अमृतसर, कपूरथला और लुधियाना से होकर गुजरेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का जवाब, केस को मुंबई ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। बिहार सरकार और रिया ने लिखित दलील सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। आपको बता दें कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला भी करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई। आपको बता दें कि केंद्र ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने इसमें कहा है कि 56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में कोई भी केस लंबित नहीं है, इसलिए वहां ट्रांसफर का कोई भी सवाल नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी को ये जांच जारी रखने देना चाहिए। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि अगर मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मामले को सीबीआई को सौंपता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नहीं है ये सर्टिफिकेट तो 10,000 रुपए तक फाइन देने को तैयार रहे दिल्ली वाले। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में अब प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत ऐसे बहुत से वाहनों के चालान काटे गए जिनके पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं था। अब अगर आपके पास PUC प्रमाण पत्र नहीं होगा तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बता दें कि परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में 40 टीमें तैनात की गई हैं, जो PUC प्रमाण पत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेगी। आपको बता दें कि ये टीमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचाने गए 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर फोकस करेगी। इसमें आनंद विहार, RK पुरम, जहांगीरपुरी, विवेक विहार, मायापुरी समेत अन्य स्थान भी शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि इन हॉटस्पॉट पर हमारी प्रवर्तन टीम की ज्वाइंट टीमें, DPCC अधिकारी और दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस कर्मी लोगों की गाड़ियों से डीजल और पेट्रोल के सैंपल भी ले रहे हैं ताकि उसमें मिलावट और अशुद्धियों की जांच की जा सके। आपको बता दें कि साल 2019 में 1 सितंबर को दिल्ली में लागू हुए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध PUC प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए लगने वाले जुर्माने को अब 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अगर आपके पास भी PUC प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है तो आप उसे जल्दी से अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो आपको भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच सरकार को बड़ा झटका, खुदरा महंगाई दर में भारी उछाल।
दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी सरकार के लिए चिंता का विषय है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% हो गई, जबकि जून महीने में खुदरा महंगाई दर 6.23% थी। जून के बाद अब जुलाई में भी खुदरा महंगाई दर के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा तय सुविधाजनक दायरे से बाहर हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि जून 2019 के आंकड़ों को देखें तो पिछले एक साल खुदरा महंगाई दर बढ़कर करीबन दुगनी हो गई है। जून 2019 में खुदरा महंगाई दर 3.18% थी, जो जून 2020 में बढ़कर 6.23% हो गई है। आपको बता दें कि खुदरा महंगाई में ये बढ़त मुख्य दालों, मसालों, मांस मछली, खाद्य तेलों, वनस्पति घी, पान तंबाकू आदि की कीमतों में तेज बढ़त के कारण हुई है। खासकर जुलाई महीनों में खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अगले साल से नागरिकों को ई पासपोर्ट होंगे जारी। जाने क्या होगी सुविधाएं और कैसे कर सकेंगे आवेदन। दोस्तों आपको बता दें कि ई आधार और ई पैन के बाद अब अगले साल से नागरिकों को ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। फिलहाल सरकार इसके लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के मकसद से एजेंसी का चुनाव करने में जुटी है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से ई पासपोर्ट जारी करने की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल देश में प्रिंटेड पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, जो बुकलेट के तौर पर होते हैं। इसे रिप्लेस करते हुए अब ई पासपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि 20,000 अधिकारियों और राजनयिकों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई पासपोर्ट जारी किए गए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई है। आपको बता दें कि दरअसल सरकार ई पासपोर्ट इसलिए जारी करना चाहती है ताकि धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके। इसके अलावा पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी इससे आसान हो सकेगी और तेजी भी आएगी। अभी तक कम से कम 15 दिनों में पासपोर्ट घर पहुंच जाता है। ई पासपोर्ट इंटरनेशनल सर्विस एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मानकों के आधार पर जारी किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद देश भर में मौजूदा सभी 36 पासपोर्ट कार्यालयों से ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। हालांकि इनके लिए आवेदन की तारीख पहले जैसी ही होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि देश में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च, बिना लाइसेंस के भी कर सकेंगे सवारी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में सबसे सस्ता फोन सिर्फ 299 रुपए और सबसे सस्ती LED टीवी सिर्फ 3,999 रुपए में लॉन्च करने के बाद मशहूर स्टार्टअप कंपनी डिटेल ने अब अपना सबसे सस्ता और पहला इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर डिटेल इजी लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने ये दावा किया है कि ये स्कूटर किफायती होने के साथ साथ भरोसेमंद भी होगा। आपको बता दें कि इस स्कूटर की कीमत इसको दूसरे स्कूटर से एकदम अलग बनाती है। आपको बता दें कि डिटेल इजी की कीमत सिर्फ 19,999 रुपए GST के साथ है। कंपनी के मुताबिक ये न सिर्फ खरीदने में सस्ती है बल्कि इसे चलाने में खर्च भी कम आएगा। आप इसके लिए कंपनी की वेबसाइट से इसे खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि खास बात यह है कि इस दोपहिया वाहन को चलाने के लिए चालक को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने इसे खास तौर से किशोरों के लिए लॉन्च किया है। इसके साथ ही ये वाहन खास तौर पर उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है जिन्हें रोजाना कम दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सरकार दे रही है सस्ते में AC, फ्रिज, टीवी और फर्नीचर खरीदने का मौका। 31 अगस्त तक लगा सकते हैं बोली। दोस्तों आपको बता दें कि आज के इस समय में AC, फ्रिज, टीवी, सोफा और अन्य घरेलू सामान खरीदने की चाहत किस व्यक्ति की नहीं होती। ऐसे लोगों के पास अपेक्षाकृत कम दाम में इस तरह की चीजों को खरीदने का एक मौका है। ये शानदार अवसर सरकार की ओर से आपको मिल रहा है। ऐसे में आप किसी भी सूरत में इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने AC, टीवी, फ्रिज और फर्नीचर सहित कुल 54 सामानों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। आपको बता दें कि विभाग ने 2 सीट वाले, 3 सीट वाले सोफा, लकड़ी के कई साइज के अलमारी, ऑफिस चेयर सहित कई चीजों की बिक्री के लिए ये टेंडर जारी किए हैं। आपको बता दें कि निविदा डॉक्यूमेंट के हिसाब से इन सामानों के लिए बोली लगाने को इच्छुक लोग 14 अगस्त 2020 से 29 अगस्त 2020 के बीच में किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में लोधी रोड स्थित CGO कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक नंबर 11 और 14 में सामानों का निरीक्षण कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार सामान मिलने के बाद आप उसे लौटा नहीं पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि स्पेस के क्षेत्र में भारत की एक और छलांग, देश के पहले निजी रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन का हैदराबाद में सफल परीक्षण किया है। इस रॉकेट इंजन का नाम रमन रखा गया है। यह इंजन कई उपग्रहों को एक ही बार में अलग अलग कक्षा में स्थापित कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो
के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित स्काईरूट भारत का पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान बना रही है। परीक्षण से पहले कंपनी ने इस रॉकेट के बारे में काफी गोपनीयता बरती थी। पवन कुमार चंदाना ने बताया कि पारंपरिक विनिर्माण की तुलना में इस इंजन का कुल द्रव्यमान 50% कम है। इस रॉकेट में कुल घटकों की संख्या भी कम है और इसका लीड टाइम 80% ज्यादा है। आपको बता दें कि स्काईरूट का ये भी दावा है कि ये इंजन कई बार चालू हो सकता है। इसकी इसी खूबी के चलते एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में समर्थ है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार का नया प्लान, हाईटेक बनेंगे श्रीनगर और जम्मू। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस प्लान के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इस नए प्लान में जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए तैयार किए जा रहे नए प्लान का जल्द ही ऐलान होगा। हालांकि अभी इस प्लान की ज्यादा अंदरूनी जानकारी हासिल नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार के इस नए प्लान में नया श्रीनगर बनाने को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। कश्मीर के आर्किटेक्ट को ध्यान में रखते हुए नया श्रीनगर को बनाया जाएगा। नया श्रीनगर हाईटेक होगा। डल लेक के लिए भी योजना बन रही है। इसके अलावा नया जम्मू भी बनाने की तैयारी है। आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के उच्च मानकों को ध्यान में रखकर हाईटेक श्रीनगर और जम्मू को बनाया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि हाथ मिले पर दिल नहीं। गहलोत बोले कि 19 विधायकों के बिना भी साबित कर देते बहुमत। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में लंबे समय से चल रहे सियासी संकट का अंत हो गया है, लेकिन उच्च स्तर पर कड़वाहट अभी दिख रही है। बागी तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम इन 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर देते। विवाद के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में दोनों नेताओं के बीच विवाद लंबे समय तक बना रहा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से हस्तक्षेप के बाद विवाद अब खत्म हो गया है। विवाद खत्म होने के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि पायलट से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम विधानसभा में विश्वास मत खुद लाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की बात में तब नाराजगी भी दिखी जब उन्होंने कहा कि जो बातें हुई सब भुला दें, हम इन 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर देते। हालांकि विधायकों की नाराजगी पर सीएम गहलोत ने कहा कि किसी भी विधायक की शिकायत है तो उसे दूर करेंगे, अभी चाहे अभी मिल लें, बाद में चाहे बाद में मिल लें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की केंद्र से मांग, व्यवसायिक विषय की स्नातक डिग्री को दे बराबरी का अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से कहा है कि व्यवसायिक विषय में स्नातक की डिग्री को अन्य विषयों के स्नातक के बराबर मानने की जरूरत है और व्यवसायिक स्नातकों को सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने की पात्रता होनी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों का मसला भी उठाया जो कि 12वीं कक्षा में व्यवसायिक विषय पढ़ाई करने वाले छात्रों को उन छात्रों के बराबर नहीं मानते हैं कि जो अन्य विषय के साथ पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है, लेकिन हमारे पास इसका परिणाम कैसे सामने आएगा जब तक कि हमारी व्यवस्था उन लोगों को सम्मान नहीं देगी जिन्होंने की व्यवसायिक शिक्षा की पढ़ाई की है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में नामांकन के दौरान 12वीं कक्षा में व्यवसायिक विषय या कौशल आधारित विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि अमेरिका ने की अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने नागरिकों से महामारी और दूसरी घटनाओं के मद्देनजर पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की अपील की है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी किए गए नए यात्रा परामर्श में कहा है कि बीमारी नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने महामारी के मद्देनजर पाकिस्तान के लिए लेवल 3 श्रेणी वाला यात्रा स्वास्थ्य नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि परामर्श में कहा गया है कि महामारी की वजह से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले लोगों को वहां पर सीमा बंद किए जाने, हवाई अड्डे बंद होने, यातायात प्रतिबंध, घर में रहने के आदेश समेत कई अन्य आपात स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी, देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हो सकती है बहुत भारी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई क्षेत्रों में बुधवार से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर जल भराव से दिक्कतें भी आ रही हैं। उधर मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के रुख और अरब सागर में नमी के साथ दक्षिणी पूर्वी हवाओं के अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।